नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम मॉर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक खुफिया तंत्र विकसित हो रहा है। दोनों के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके अलावा तेजस्वी को अ, चुनावों के अंदर बिहार का नया सीएम डिक्लेयर करने में कांग्रेस और राहुल गांधी थोड़ा पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है भाई? इसके अलावा ट्रंप का स्पीच आया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि कल 23 तारीख से स्पीचेस शुरू हो गए हैं। हमेशा की तरह पहली स्पीच जो होती है वो ऑलवेज, जिसे कहते हैं कि अमेरिका की होती है, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली कंट्रीज आते हैं सारे के सारे। तो चलिए पहले इसी भी बात कर लेते हैं, आप सबका स्वागत करते हुए। ट्रंप ने इंडिया और चाइना को प्राइमरी फंडर ऑफ रशियाज यूक्रेन वॉर कहा है, बड़ा अटैक किया है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसा अटैक यूरोपियन यूनियन के देशों पर भी किया है, नेटो कंट्रीज पर भी किया है, और वो बहुत गुस्से में हैं। एक तो पहले उनका क्या कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा था, और फिर उनको गुस्सा आया कि यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की सीढ़ियाँ भी खराब थीं और उनको तकलीफ हुई, और ऊपर आए तो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी खराब हो गया। तो कहते हैं कि ये तरीका तुम्हारा काम करने का, तुमसे एक टेलीप्रॉम्प्टर ठीक नहीं लगाया जाता वहाँ पे, सर बैठ के लेटर इशू कर सकते हो यहाँ के वहाँ के, और कुछ नहीं करते तुम लोग। तो उन्होंने पहले तो अपना गुस्सा निकाला, और फिर कहा कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन by continuing to purchase the Russian oil, but inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which I found about 2 weeks ago, and I was not happy. Think of it, they are funding the war against themselves. कि वो यानी कि जो वॉर उनके खिलाफ रशिया लड़ रहा है वो उसी को फंड कर रहे हैं, वो रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। तो 80वें सेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में उन्होंने बात की। फिर कहते हैं कि इट्स एम्बेरसिंग टू देम, एंड इट वाज वेरी एम्बेरसिंग टू देम व्हेन आई फाउंड इट आउट कि दे आर आल्सो बाइंग द रशियन ऑयल, एंड आई एम कॉलिंग चाइना एंड इंडिया नॉट टू बाई इट, बट दे द यूरोपियन नेशंस हैव टू इमीडिएटली सीज all energy purchases from Russia, otherwise we are all wasting a lot of time. Now, ये चीजें जो उन्होंने कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं एवरीवन थॉट रशिया वुड विन दिस वॉर इन 3 days, बट इट डिड नॉट वर्क आउट that way. It was supposed to be just a quick little skirmish. It is not the making of Russia look good. Then he said the attack was something that should have taken a matter of days, certainly less than a week, and they have been fighting for 3.5 years right now. तो ट्रंप का एक बड़ा क्या कहते हैं कि यहाँ पर अटैक हुआ है, और वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और भारत और चीन को तो छोड़ा ही नहीं, लेकिन क्या ट्रंप साहब से एक बात तो पूछना पड़ेगा, क्या उनमें हिम्मत पड़ेगी कि क्या वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इंडिया और चाइना की तरह सैंक्शन लगाएं, खासतौर से इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाएं? क्या अपने नेटो कंट्री पे रशियन ऑयल खरीदने के लिए सैंक्शंस लगाएंगे वो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबके लिए कानून जो है अलग अलग होते हैं। इस बीच में यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, आबू धाबी, उन्होंने 9 कंट्रीज का वीज़ा सस्पेंड कर दिया, टूरिस्ट वीज़ा भी, वर्क वीज़ा भी। तो कोई नया बंदा नहीं आ सकता, पुराने बंदे जो रह रहे हैं वो रह सकते हैं। कमाल की बात है कि उन 9 कंट्रीज में, जिसमें अफगानिस्तान भी है, और इसके अंदर लीबिया, यमन, सोमालिया, लेबनान, कैमरून, सूडान और युगांडा, बांग्लादेश को शामिल किया उसके अंदर, कि बांग्लादेश के लोग अब दुबई, आबू धाबी के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ना टूरिस्ट वीज़ा और ना ही वर्क वीज़ा। ये तो भाई बहुत बड़ी चोट लग गई इन लोगों को। कमाल की बात है। अब बांग्लादेश को क्यों शामिल किया गया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चक्कर क्या है। क्या बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हैं सऊदी अरब, अपना यूएई? ये दिस इज समथिंग जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया कि भाई ये हुआ क्या है अल्टीमेटली। चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी मिलके एक नया खुफिया सिस्टम बना रहे हैं साहब। अभी उनकी एक डील हुई थी, आपको मालूम है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है कि एक कंट्री पे अटैक जो है दूसरी कंट्री पे भी अटैक समझा जाएगा। अब पाकिस्तान की आईएसआई और सऊदी अरब की जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, जीआईडी उसका शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी में डी वर्ड तो नहीं आता कहीं पे, लेकिन यही है, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन नाम उसका जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी जीआईडी है। वो और आईएसआई मिलके एक बड़ा खुफिया
सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसका काम होगा खुफिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डेंजर्स को एंटिसिपेट करना और उससे निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान तैयार करना। अब पिछले हफ्ते ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SDMA हुआ था उनके बीच में, और जॉइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने का फैसला भी किया। अब मुझे लगता है कि ये जॉइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, ये अपनी किस्म का कुछ ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका, कनाडा वगैरह के बीच में फाइव आइज़ हैं, और अब यहाँ पर एक जॉइंट इंटेलिजेंस सिस्टम भी क्रिएट किया जा रहा है। उनका मकसद है कि एक हॉटलाइन क्रिएट की जाएगी दोनों देशों के बीच में। उस हॉटलाइन के द्वारा कोई ना कोई जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको वहाँ पर कन्वे किया जाएगा एक दूसरे के बीच में। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अपने सिक्योरिटी क्या कहते हैं सिस्टम्स को और ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और इस किस्म के जो ख़ास तौर से एक्शन प्लान्स हैं सऊदी के साथ में, वो ISI को भी सैंक्टिटी प्रदान करते कि वो बदनाम तो है ही वैसे, लेकिन उसको एक सैंक्टिटी मिलती है जब सऊदी अरेबिया उसके साथ में समझौता करता है। और अब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के प्लान भी बनाया जा रहा है, और समझ नहीं आता, और इस दिशा में सऊदी का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान जाके वहाँ पे ISI से बात करेगा, पाकिस्तान के ऑफिशियल से बातचीत करेगा, और उसके द्वारा एक पूरा का पूरा जो है वो एक्शन प्लान बनाया जाएगा। आते हैं एक लोकल खबर के ऊपर कि तेजस्वी यादव को CM का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस थोड़ी आनाकानी कर रही है। सीट बंटवारे को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि NDA के अंदर भी जो BJP के साथ JDU, वहां भी काफी हद तक मारामारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस का पहला बार एक बैठक जो है ना वो अभी बिहार में हुई, और वहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भारत की जनता और बिहार की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इस पे भी अभी तक कोई गठबंधन नहीं है, और तेजस्वी यादव को एक CM फेस को डिक्लेयर करने में भी कांग्रेस पीछे हो गई है। ये क्यों है ये मुझे नहीं पता। क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी पावरफुल है कि वो ना केवल ज़्यादा सीटें लड़ेगी बल्कि ज़्यादा सीटें जीत भी जाएगी? पता नहीं क्या चक्कर है। अगर इस बीच में सूत्रों की बात माने तो कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावा ठोका है, 76 सीटों पे, और पूरी की पूरी लिस्ट RJD के सामने रख दी है। VIP ने 60 सीटों की दावेदारी की है, और इसके अलावा जो वामपंथी दल हैं, लेफ्टिस्ट, जिसमें CPM वगैरह हैं, उन्होंने 40 सीटों की मांग की है। अब RJD खुद भी 130 सीटों पे मैदान में उतरने की बात कर रही है। अगर इन सब सीटों को जोड़ लिया जाए कुल मिला के तो पता लग रहा है ये तो 300-400 सीटें हो जाती हैं, लेकिन उनके पास सीटें तो 200 सवा 200 ही हैं कुल मिला के। तो फिर कौन यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा? और VIP की जो डिमांड है कि 60 सीटें, VIP का तो औकात 4 सीटों की नहीं है, 5 सीटों की, वो 60 सीटें क्या लड़ेंगे खैर, और क्या जीतेंगे वो। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है इस समय खास तौर से बिहार के अंदर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है काफ़ी आपस में ये झड़प वाली स्थितियां जो हैं वो रहने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।